हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्लास में हम आज शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स के बारे में जानकारी लेंगे। शियर स्ट्रेस दरअसल शियर का मतलब होता है डिफॉर्मेशन और एक ऐसा स्ट्रेस जो कि बेंडिंग मूवमेंट के कारण से लगे उसे हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। शियर स्ट्रेस को हम टाउ के साइन से हम डिनोट करते हैं, टाउ के साइन से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो शियर स्ट्रेस को हम आगे और डिटेल से समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि शियर स्ट्रेस होता क्या है, किस तरीके से वो एक्ट करता है, उसके फॉर्मूले अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कैसे कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं। तो वो सारी चीज़ों के हम लोग फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, की पॉइंट्स एज द शियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट along the beam. Similarly, the shear stress tau xz depends on the variation of the direct stress sigma x over the cross section. तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये होता है, कि देखिए अगर कोई भी सिंपल सा अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर उसमें फोर्स अगर लगा रहे हैं हम, तो ऊपर का जो हिस्सा जो है वो क्या फेस करेगा, कंप्रेशन को फेस करेगा, और नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो किस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, वो टेंशन को एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर सीधा सीधा से अगर कोई बार रखा हुआ है और उस बार के बीचों बीच से अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो उस पॉइंट लोड लगने की वजह से क्या होगा कि इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखते हैं, ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये रॉड एक बार है वो जो कि सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। मान लीजिए, चलिए ये पॉजिटिव बेंडिंग जो लिखा है इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो ये पॉजिटिव बेंडिंग जो लिखा है, ये मान लीजिए कि अगर सीधा अगर रॉड है, तो सीधे रॉड में अगर बीचों बीच से अगर यहाँ पर अगर एक पॉइंट लोड लगाते हैं, तो नो डाउट जिस तरीके से ये झुका हुआ दिख रहा है इसे हम सैगिंग कहते हैं और इसे हम हॉगिंग कहते हैं, HOGGING। और ये पॉजिटिव बेंडिंग को हम सैगिंग कहते हैं, ऐसे GGING, सैगिंग। तो देखिए ये जो स्माइलिंग किस्म का ये स्माइली जो दिख रहा है सिंबल इस टाइप का, तो अगर इसमें पॉइंट लोड अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, अगर इसमें अगर एक न्यूट्रल एक्सिस भी बना देते हैं इस बार में, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो भी सरफेस रहेगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, कंप्रेशन एक्सपीरियंस करेगा, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो भी हिस्सा रहेगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टेंशन को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस देखते हैं कि और किस प्रकार से बेंडिंग होता है। बेंडिंग को हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हम फिगर को देख रहे थे, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर अगर बॉडी है, तो ये साइड व्यू उसका दिख रहा है रेक्टेंगुलर बॉडी का, तो ऊपर का जो सरफेस रहेगा न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो कंप्रेशन को एक्सपीरियंस करेगा, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो टेंशन को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल फिगर। अब देखिए ये जो है न्यूट्रल एक्सिस वाला ये लाइन गया हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर का जो है ये कंप्रेशन को डिफाइन कर रहा है और नीचे का जो है ये टेंशन को डिफाइन कर रहा है। इस प्रकार से हमको हर अलग अलग डायग्राम के लिए, हर अलग अलग ज्योमेट्रिकल डायग्राम के लिए हमें अलग अलग टाइप का इसी प्रकार का बेंडिंग स्ट्रेसेस का डायग्राम किस्म का हमें बनाते जाना होगा। तो आगे देखते हैं हम। ये देखिए, ये अगला फिगर है, बेसिक्स ऑफ शियर स्ट्रेस इन बीम्स। तो देखिए बेसिक शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैं फिर से आप लोगों को क्लियर करता हूं। बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो डिफॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो बार है, बीम है, सर्कुलर बार है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, किसी भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का वो बीम है या कोई भी स्ट्रक्चर है, वो अगर बेंडिंग मोमेंट के कारण एक्सपीरियंस करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस कहेंगे। और देखिए स्ट्रेस का मतलब शियर, स्ट्रेस, ये दरअसल दो वर्ड हैं। तो स्ट्रेस का मतलब तो आप लोगों को पता है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और शियर हम किसे कहते हैं, शियर का मतलब होता है सरल भाषा में डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, शियर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शियर स्ट्रेस लिखा हुआ है, शियर स्ट्रेस इन्वॉल्व्ड द स्लाइडिंग ऑफ वन प्लेन अगेंस्ट अनदर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, शियर स्ट्रेस फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू VQ/IB, ठीक है। यहाँ पर VQ/IB क्या क्या है, यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए दिया हुआ है, ठीक है। ये जो मूवमेंट जो लग रहा है देखिए लाल रंग के सिंबल से देखिए डिनोट किया हुआ है, V जो है
ये ऊपर लग रहा है एक फोर्स, ये जो है एक नीचे लग रहा है V प्लस डी वी, है ना। V क्या हो सकता है, वॉल्यूम है ना। इस प्रकार से ये सारे टर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं। I जो है ये इनर्शिया है, B जो है ब्रेड्थ है, और Q जो है देखिए यहाँ पर Q लिखा होगा, देख लेते हैं इस चीज को भी। ओके ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू वी क्यू बाई आई बी। तो देखिए V यहाँ पर नॉमेनक्लेचर से यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो V जो है शियर फोर्स एट लोकेशन वेयर स्ट्रेस इज टू बी डिटरमाइंड, मतलब V एक ऐसा लोकेशन को बताया जा रहा है जिस जगह पर हमें शियर फोर्स को फाइंड आउट करना है। I जो है एक ऐसा जगह, ये I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है। I का फॉर्मूला अलग अलग ज्योमेट्री के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो B जो है ये B क्या है, विड्थ ऑफ बीम क्रॉस सेक्शन है। B जो है देखिए चौड़ाई को हम B बोलेंगे, इस चौड़ाई को हम क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। Q जो है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आउटर एरिया हम बोलेंगे Q को, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आउटर एरिया को हम Q से डिनोट करेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो है बेसिक शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स जो है, अब इसी को हम क्या करेंगे आगे और देखते जाते हैं। जैसे कि देखिए अगर कोई भी अगर बॉडी है उसमें अगर इस प्रकार से अगर स्ट्रेस लग रहा है, सॉरी इस प्रकार से अगर उसमें फोर्स लग रहा है कि उसका जो बेंडिंग मूवमेंट जो डायग्राम है वो इस प्रकार से अगर बन रहा है, डिफ्लेक्शन जो है वो इस प्रकार से स्माइली फेस टाइप का है, स्माइली किस्म का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग कहेंगे, या हम टेक्निकल टर्म में उसे कह सकते हैं सैगिंग। और अगर मान लीजिए कि ये इस टाइप का सैड सिंबल टाइप का दिख रहा है, सैड सिंबल मतलब नेगेटिव बेंडिंग, है ना। अगर नीचे से अगर ऊपर की ओर अगर फोर्स जा रहा है तो उसे हम नेगेटिव बेंडिंग कहेंगे या सैड सिंबल भी कहते हैं, और यानी तो टेक्निकल टर्म में हम इसे क्या कह सकते हैं, हॉगिंग कह सकते हैं, HOGGING, हॉगिंग। ओके तो ये देखिए मूवमेंट लग रहा है, ये मूवमेंट ऊपर की ओर लग रहा है और ये वाला मूवमेंट नीचे की ओर लग रहा है। ओके ये पॉजिटिव शियर है और ये नेगेटिव शियर है। अब हम अगला फिगर देखते हैं। ये डायग्राम को शायद हमने समझ लिया है। देखिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, तो ये जो है देखिए शियर फोर्स डायग्राम है और ये जो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। तो मतलब इस बीम में जैसे कि देखिए ये जो बीम है, ये एक जो इसका पॉइंट है वो रिजिडली फिक्स्ड है और दूसरा जो है ये पिवोटेड जॉइंट है, मतलब ये हल्का सा मूवमेंट कर सकता है। तो इसमें दो कंडीशन दिए हुए हैं। पहले कंडीशन में पॉइंट लोड लगा हुआ है बीम के ऊपर में, और दूसरे कंडीशन में यूडीएल रखा हुआ है बीम के ऊपर में। तो पहले कंडीशन में 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, हर एक पॉइंट लोड का जो वैल्यू है वो है W, और दूसरे में 2W पर लेंथ पर मीटर का पर लेंथ का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए शियर फोर्स का जो डायग्राम जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है। जो नीचे का जो हिस्सा रहता है उसे हम प्लस बोलते हैं, और ऊपर ये शायद ही कभी आता होगा, ऊपर अगर आता है तो हम उसे माइनस बोलेंगे। बट बेंडिंग मूवमेंट का अपोजिट होता है, ऊपर के हिस्से को हम प्लस बोलेंगे और नीचे के हिस्से को हम माइनस से डिनोट करते हैं। ओके तो देखिए इसका जो डायग्राम है, देखिए बेंडिंग मूवमेंट और शियर स्ट्रेस का अलग से जो लेक्चर है उसमें हम समझाएंगे कि बेंडिंग मूवमेंट और शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाते कैसे हैं, उसके कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, उसके भी कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं, उन सब फॉर्मूले के माध्यम से ही हम उसको भी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो देखिए पॉइंट लोड के लिए इस प्रकार से अलग अलग इस प्रकार से बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बनेगा। और यूडीएल अगर लगा रहेगा तो यूडीएल में क्या बनेगा, इस प्रकार का पैराबोलिक पैटर्न में ये शियर फोर्स रहेगा, और इस प्रकार से ये कंटिन्यूएशन में ये एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपका बेंडिंग मूवमेंट बनेगा। तो ये शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसी प्रकार से कुछ बनते हैं, ठीक है। शियर फोर्स ये डिफॉर्मेशन का फोर्स होता है, बेंडिंग मूवमेंट जो रहता है एक ऐसा फोर्स होता है बेंडिंग मूवमेंट जिसके कारण से कोई भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बेंड होता है, ठीक है। बेंड का मतलब तिरछा होना, चपटा होना, मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे बेंडिंग मूवमेंट जो है। तो बेंडिंग मूवमेंट का मतलब होता है बेंड होना, मतलब चपटा या तिरछा होना। आगे देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है, देखते हैं अगला फिगर जो है हमारा, ये है हमारा अगला फिगर। देखिए सैगिंग और ये हॉगिंग लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार से अगर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैगिंग। बेंडिंग मूवमेंट विल बी पॉजिटिव, बेंडिंग मूवमेंट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, प्लस में आएगी हमेशा, मतलब कि और अगर हॉगिंग होगा तो बेंडिंग मूवमेंट की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव में आएगी। देखिए ये मूवमेंट का ये सिंबल है नीचे की ओर, यहाँ पर मूवमेंट का सिंबल ऊपर की ओर है, ये एक्स एक्स करके ये डिसेक्शन किया गया है इसका बीम का,
और इस प्रकार का अगर पैटर्न आ रहा है तो इट विल बी सेड एज पॉजिटिव और सैगिंग, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और सैगिंग। और अगर इसका पैटर्न इस टाइप का आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट विल बी नेगेटिव और हैगिंग हम कहेंगे, हॉगिंग, सॉरी हॉगिंग। ओके, देखते हैं अगला फिगर क्या कह रहा है। देखिए ये फिगर थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिख रहा होगा, डिम दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पर जो है शियर फोर्स का अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर 8 अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरीके के ढांचे यहाँ पर बने हुए हैं, और उन ढांचों का अलग अलग शियर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो दिया हुआ है। तो ये जो हमारा नोट्स है उसमें भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, जो पीडीएफ नोट्स जो है हमारे पास में अवेलेबल, उसमें भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, देखने को समझ में आ जाएगी आपको ये सारी चीज़ें। तो ये 8 जो स्ट्रक्चर हैं इसमें से केवल हमारे जो सिलेबस में है वो है आई, टी, रेक्टेंगुलर, हॉलो सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर और ये सॉलिड रेक्टेंगुलर, इतने ही हैं। ये जो एल और ये जो सी है ये दरअसल हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो बाकी इसके फॉर्मूले को याद रखना है आपको, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये कहीं पर भी अगर यूज़ आता है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं हम। ये देखिए ये वाले फिगर को हम देख चुके हैं पहले भी, इस फिगर को, सैगिंग हॉगिंग को। ओके, आते हैं अगले फिगर पर। यह अगला फिगर। तो देखिए यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये न्यूट्रल एक्सिस के पास में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, और न्यूट्रल एक्सिस दोनों जो सिरे रहते हैं, दोनों जो एंड रहते हैं, वहाँ पर ये क्या होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे कम रहती है। ओके, इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, किसी भी डायग्राम में देखिए, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच होगा, तो इसका जो डायग्राम बनेगा बहुत ही सिंपल सा बनेगा, और ये न्यूट्रल एक्सिस के पास में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आई बीम जो है, आई बीम का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो भी सिमिलरली बीचों बीच में ही होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्री मतलब कि मिरर इमेज, मतलब कि अगर बीच से अगर इसे काट दिया जाए तो नीचे का जो इमेज है और जो ऊपर का जो इमेज है वो दोनों क्या दिखेंगे आपको, एक जैसे दिखेंगे। ओके, मतलब कि एक मिरर किस्म का दिखता है। मिरर इमेज को ही हम सिमेट्रिकल या सिमेट्री हम कहते हैं। तो टी बीम का जो न्यूट्रल एक्सिस है ये थोड़ा ऊपर रहेगा, हेड के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये हेड के नज़दीक रहेगा। तो इस पॉइंट पर जो हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू है देखिए सबसे ज़्यादा रहेगी, बाकी ऊपर और नीचे जो है ये कम होता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस अक्रॉस अ बीम सेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम लोगों को और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे हमारे नोट्स में। इसके बहुत से फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, आई है, टी है, और इसके अलावा जैसे कि सर्कुलर है। अब सर्कुलर में भी दो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, जैसे सॉलिड सर्कुलर और हॉलो सर्कुलर। सॉलिड मतलब कि पूरा का पूरा ठोस वाला सर्कुलर, और हॉलो सर्कुलर मतलब कि जो कि अंदर से खोखला हो। सिमिलरली जैसे रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में भी दो प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि एक जो रेक्टेंगुलर रहेगा वो रेक्टेंगुलर सॉलिड रहेगा, जैसे कि ये सॉलिड वाला है, ठीक है, सॉलिड बॉडी है। और एक जो रहेगा वो अंदर से क्या रहेगा, खोखला रहेगा, हॉलो रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी फॉर्मूले जो रहेंगे वो स्लाइटली थोड़े से वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम्स तो खत्म हो गए, अब हम लोग नोट्स पर आते हैं। तो देखिए ये जो शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं धरनों में अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ओके, तो देखिए इसका डेफिनेशन हम पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। शियरिंग स्ट्रेस इन बीम्स, इसे हिंदी में हम अपरूपण प्रतिबल धरनों में प्रतिबल एवं सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका डेफिनेशन है शियरिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स का। शियरिंग स्ट्रेसेस इक्वेशन जो है देखिए लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑन ए बीम सेक्शन in the form of bending stress has been already considered. The effect of shear force on a beam section is also an introduction of a stress in the beam section. This stress is called as shear stress and is given by the following formula. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है Q equals to F by IB into A into Y bar, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शियर डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बताया जा रहा है कि कोई भी बॉडी जो रहती है वो लेयर्स में डिवाइडेड रहती है, लेयर्स में डिवाइडेड रहती है। तो उन लेयर्स में अगर डिफॉर्मेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सियर कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे कि इसमें सियर डेवलप्ड हो गया है। तो ये लेयर फंडा के हिसाब से समझने में थोड़ा सा आप लोगों को आसानी होगी, इजी होगा, सिंपल तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यू जो है ये इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस एट अ लेयर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यूनिट है शियर स्ट्रेस का वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आपको हमेशा हर जगह दिखेगा। मतलब कि लोड अपॉन एरिया के फॉर्म में दिखेगा। आफ्टर ऑल ये स्ट्रेस का यूनिट जो रहेगा वही शियर स्ट्रेस का भी यूनिट रहेगा। अब जो है आगे देखते हैं शियर स्ट्रेस, जैसे कि Q इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है F बाई आई इंटू बी इंटू ए इंटू आई ए इंटू वाई। तो देखिए Q हमने देख लिया क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस होता है एट अ लेयर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। F जो होता है शियर फोर्स एट द सेक्शन इन किलोग्राम होगा। तो F जो होगा वो क्या होगा, शियर फोर्स, मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो कि डिफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर बॉडी को, वो जो होगा वो क्या होगा, F होगा। ठीक है, F मतलब फोर्स में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है, लोड में भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो किलोग्राम में भी हो सकता है, न्यूटन में भी हो सकता है, किलो न्यूटन में भी हो सकता है। इस प्रकार से F की वैल्यू हमें मिल सकती है। I जो होता है ये देखिए लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट इट्स एक्स एक्सिस इन सेंटीमीटर रेज टू 4। तो I जो रहेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा जो कि एक्स एक्सिस के अलाउंग हमें निकला हुआ रहेगा, वो उसे हम क्या कहेंगे, I कहेंगे। B जो रहेगा, B हम कहेंगे, B का मतलब होता है विड्थ ऑफ द लेयर एट द सेक्शन इन सेंटीमीटर। ठीक है, जो B जो रहेगा ये लेयर का विड्थ रहेगा। ठीक है, B जो रहेगा ये लेयर का विड्थ रहेगा और जिसे कि हम सेंटीमीटर से हम डिनोट करेंगे, जिसका कि यूनिट जो रहेगा वो सेंटीमीटर रहेगा। ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इजिली तरीके से। B जो रहता है ये विड्थ मतलब चौड़ाई। A जो रहेगा ये एरिया ऑफ पोर्शन रहेगा ऑफ क्रॉस सेक्शन अबव और बिलो द लेयर एंड अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A जो रहेगा ये एरिया रहेगा, जैसे सर्कल है तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अगर वो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और अगर वो स्क्वायर है तो A इंटू ए जो रहेगा वो वन साइड का लेंथ को हम A बोलेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई बार के बारे में दिया हुआ है, वाई बार द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड एरिया ऑफ सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि एक ऐसा डिस्टेंस रहेगा सेंट्रॉइड से जो कि सेंट्रॉइड से एक ऐसा डिस्टेंस रहेगा या इसको ऐसा समझ सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस से बाहर की ओर डिस्टेंस को हम वाई बार कह सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस की ओर में जो डिस्टेंस जो रहेगा, जो लेंथ या जो दूरी रहेगी, जो मेजरमेंट रहेगा, उसे हम वाई बार से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे नोमेनक्लेचर। शियर स्ट्रेसेस का जो फॉर्मूला है F इंटू आई इंटू बी, सॉरी F डिवाइडेड बाई आई इंटू बी इंटू ए इंटू वाई बार के फॉर्मूले के माध्यम से आपको ये शियर स्ट्रेसेस आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो है हम आगे जो है एजम्पशंस के बारे में हम जानकारी लेंगे कि एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम न्यूमेरिकल्स जो हैं शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स के बहुत ही आसानी से हम बना पाएँ। तो देखिए लिखा हुआ एजम्पशंस आर मेड फॉर प्रोड्यूसिंग द शियर स्ट्रेस इक्वेशन, कल्पनाएं अपरूपण प्रतिबल के लिए। तो एजम्पशंस में देखिए लिखा हुआ है assumptions are made for producing the shear stress equation are as follows। पहला है material is homogeneous and isentropic and has some value of E for tension and compression। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मटेरियल जो रहेगा हमारा, जो भी मटेरियल रहेगा वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब हर जगह वो मटेरियल एक जैसा होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्पेक्ट्रोग्राफी अगर उसका हम करें उस मटेरियल का, तो उसका जो मटेरियल का जो कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स दे रहे हैं तो फोर्स क्या हो, सब तरफ में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, सब डायरेक्शन में। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, या उस तरीके को, उस विधि को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक कहते हैं। द मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक।
और क्या होना चाहिए कि किसी भी जगह का अगर हम इलास्टिसिटी को अगर हम चेक करें, किसी भी पॉइंट का अगर हम इलास्टिसिटी को चेक करें तो उसकी टेंशन और कंप्रेशन की वैल्यू दूसरे जैसे मान लीजिए दो छोटे छोटे अगर हमने उसके टुकड़े को अगर हमने निकाल लिया किसी भी मटेरियल के, और दो टुकड़े का अगर हम इलास्टिसिटी टेस्ट करें, मतलब टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट करें हम, तो दोनों टुकड़ों का जो वैल्यू है, दोनों जो छोटे छोटे जो स्मॉल पीसेस हैं उनका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पहले पॉइंट में बताया गया है। दूसरा पॉइंट को हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस ओनली विच पोर्शन आर पैरेलल टू शियर फोर्स, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए शियर फोर्स से। इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस ओनली विच पोर्शन आर पैरेलल टू शियर फोर्स, मतलब जो शियर फोर्स के पैरेलल वाला जो पोर्शन रहेगा, है ना, उसी में ही जो शियर स्ट्रेस की जो शियर स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो शियर फोर्स का जो लाइन है, शियर फोर्स का जो पैरेलल लाइन रहेगा, इस चीज को भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस पोर्शन में शियर फोर्स का कौन सा ऐसा पोर्शन रहता है जो कि स्ट्रेट लाइन की तरह होता है और जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बार q इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ वट एवर शेप, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट बिकॉज द टेंजेंशियल वैल्यू मस्ट बी 0 एट द बाउंड्रीज ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए y बार और q का जो वैल्यू है ये एक जैसा होना चाहिए एंटायर द सेक्शन के लिए, और टेंजेंशियल जो लग रहा है, टेंजेंशियल जो फोर्स जो लग रहा है उस चीज को भी हमें यहाँ पर उस चीज को हमें 0 कंसिडर करते हुए चलना है ना। और इस चीज को हम देख लेते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस वरीज लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन एंड इज 0 एट द सेंट्रॉइड। तो मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेस जो रहेगा वो लीनियरली वरी करता है, और जो सेंट्रॉइड में जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू रहती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीज लिखा हुआ है ना। अब अगला जो है देखिए, अगला जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक में देखिए लिखा हुआ है द फिगर शोइंग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो यहाँ पर देखिए 5 अलग अलग सेक्शन के नाम लिखे हुए हैं, उन पांचों का हमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम एज वेल एज विथ फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताया गया है। तो इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे और नोट्स में आप लोग लिखते चले जाएंगे कि किस प्रकार से कौन से किस प्रकार के ज्योमेट्री का किस प्रकार का शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, और शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है उसका आप लोग डायग्राम को भी बनाते जाएंगे कि उसका डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो ऐसा अगर आप बनाते चले जाएंगे तो आप लोगों को एंड सेमेस्टर में या एग्जाम्स में या फ्यूचर के लिए भी आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस नोट से आप लोग टैली करते जाएंगे अपने सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए 5 अलग अलग ज्योमेट्री यहाँ पर दिया हुआ है। पहला जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दूसरा सर्कुलर सेक्शन है, तीसरा आई सेक्शन है, चौथा टी सेक्शन है और पांचवा ओ सेक्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब चौकोन काट। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है देखिए क्यू मैक्स इक्वल्स टू 3/2 क्यू ए बी। तो क्यू मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और क्यू ए बी का मतलब होता है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू ए बी इक्वल्स टू एवरेज शियर स्ट्रेस लिखा हुआ है। ओके, एवरेज शियर स्ट्रेस लिखा हुआ है। तो क्यू ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बाई बी डी इक्वल्स टू एफ बाई एरिया। बी डी को हम क्या बोल रहे हैं, हम एरिया के नाम से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ मतलब कि एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब जो है इसके डायग्राम को भी हम नीचे में देखेंगे। और सेकंड पॉइंट की अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर सेक्शन मतलब गोलाकार काट के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम शियर की जो वैल्यू है देखते हैं। देखिए ये सर्कुलर बॉडी है ना, एक्चुअल में आपको साइड से एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, बट ऐसा मान लीजिए कि ये जो है, ये जो पॉइंट है ना, ये इस प्रकार से ऐसा सर्कल है, और हम जो कर रहे हैं ना वो साइड व्यू हम देख रहे हैं, इस प्रकार से सर्कुलर है। ओके, ये जो है इस प्रकार से ऐसा सर्कुलर है, ये देखो ये भी जो है ये सर्कुलर है ना, ये इस प्रकार से सर्कुलर है दोनों तरफ से।
अगर हम फ्रंट व्यू इसका देखेंगे तो इस प्रकार से हमें गोल दिखेगा, पर हम जो है इसका साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए हमें ये क्या दिख रहा है, इस प्रकार से चौकोन किस्म का दिख रहा है ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है देखिए यहाँ पर गोलाकार काट के लिए बताया जा रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस जो है देखिए बीचों बीच में ही रहेगा, है ना। और ये देखिए ये पैरेलल लाइन जा रही है बेंडिंग मोमेंट की, तो ये जो है क्यू हो गया, और ये जो है नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्यू मैक्स हो जाएगा, है ना। हाई इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस जो रहेगा ये क्यू मैक्स में ही रहेगा, है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग में शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नीचे का जो है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेड्थ बोल रहे हैं, और ये जो साइड में जो दिख रहा है ये इसे हम क्या कह रहे हैं, डेप्थ कह रहे हैं। डेप्थ का मतलब गहराई या ऊंचाई, और ये बी ब्रेड्थ मतलब की चौड़ाई, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के बीच से हमने एक लाइन खींच दिया है, यहाँ पर वाई हमने लिखा है। वाई का मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस से जो आउटर सरफेस के लिए जो डिस्टेंस होता है उसे हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब आई सेक्शन के लिए हम देखते हैं, आई सेक्शन के लिए क्या है, देखिए इस प्रकार से आई स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आई स्ट्रक्चर का देखिए इस प्रकार से ये शियर स्ट्रेस डायग्राम भी बना हुआ है। शियर स्ट्रेस डायग्राम अगेन जो न्यूट्रल एक्सिस रहता है उस न्यूट्रल एक्सिस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रल एक्सिस इज द हाई स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम पहले भी हमने देखा है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अपर फ्लेंज बोलते हैं, और नीचे वाले को हम बॉटम फ्लेंज कहते हैं, और बीच वाले को हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये आपका क्यूमैक्स, अपर फ्लेंज, वेब और बॉटम फ्लेंज, और इसे हम क्या बोलेंगे, कहेंगे बीचों बीच को क्यूमैक्स कहेंगे, ठीक है। आई सेक्शन या आई काट हम कहेंगे। अब चौथा जो है ये टी सेक्शन। टी सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा हमने पहले भी देख चुका डायग्राम में, ये काफ़ी क्लोज होगा हेड के, काफ़ी नज़दीक होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका जो नो डाउट जो न्यूट्रल एक्सिस जो है अगर यहाँ पर है तो इसका जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो भी इसी पोजीशन पर रहेगी। बाकी जो है ऊपर भी ये नैरो होता चला जाएगा और नीचे भी जो है नैरो होता चला जाएगा। तो टी सेक्शन को हम हिंदी में टी काट भी कहते हैं, तो ये भी एग्जाम्स में आता है, बट टी जो है बहुत ही कम देखने को मिला है। ज़्यादातर जो है सर्कुलर, आई और रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये जो तीन है ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में। टी सेक्शन का भी आता है बट रेयरली आता है। तो पढ़ना हमें, जानकारी हमें सभी चीज़ का होना चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम में आए या ना आए, क्योंकि फर्दर जो है हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रियल फील्ड में हमें किसी भी जगह पर कोई भी किसी भी किस्म का ट्रबल शूट दिख सकता है, और उसे हमें सॉल्व करने के लिए फिर ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए, डीप नॉलेज हमें होना चाहिए, है ना। तो ये टी सेक्शन हो गया। टी सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस है देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो न्यूट्रल एक्सिस वाले जगह पर क्या होगा कि हमारा ये जो वैल्यू जो है ये सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, न्यूट्रल एक्सिस वाले जगह पर हमारा शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अगेन यहाँ पर देखिए पांचवें में देखते हैं हम, पांचवें में क्या दिख रहा है हमें कि एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर बॉडी है। इस सर्कुलर बॉडी का, सॉरी एक्चुअल में ये जो है, ओके सर्कुलर बॉडी है साइड का था ये, हाँ। तो सर्कुलर बॉडी है, तो सर्कुलर बॉडी का जो रहेगा वो देखिए इस प्रकार से क्यूमैक्स बनेगा। ओ बॉडी है ये, ठीक है, सर्कुलर बॉडी, बेलनाकार काट, तो ये सर्कुलर बॉडी हो गया। फिगर जो है, फिगर का नाम है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में कहेंगे वृत्ताकार परिच्छेद पर उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल कहेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर सेक्शन हो गया, बेलनाकार काट मतलब सर्कुलर सेक्शन, बेलनाकार काट मतलब कि गोलाई की ओर में जो सर्कुलर सेक्शन उसे हम क्या कहेंगे, क्यूमैक्स से हम डिनोट करेंगे न्यूट्रल एक्सिस को। या हम दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस जगह पर न्यूट्रल एक्सिस रहेगा उस जगह पर क्यू की जो वैल्यू रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। या जिस जगह पर शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसी जगह पर न्यूट्रल एक्सिस भी रहेगा, ये भी आप कह सकते हैं, वाइस वर्सा, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन रखते हैं। तो सर्कुलर सेक्शन का देखिए वृत्ताकार काट का ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है क्यू मैक्स इक्वल्स टू 4/3 क्यू ए वी, ओके, और 4/3 क्यू ए वी। ओके, तो क्यू एवरेज की वैल्यू है, देखिए जो क्यू एवरेज की जो वैल्यू है वो है f/π/4 इंटू डी स्क्वायर, या नहीं तो फिर f/a भी लिख सकते हैं। तो a जो रहेगा ये एरिया ऑफ सर्कल है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर को
हम एरिया ऑफ सर्कल को भी हम कहते हैं पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। अब तीसरा जो है देखिए आई सेक्शन, आई काट। तो आई काट को हम देखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस जो है क्यूमैक्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले थोड़े से बड़े दिख रहे हैं बट आपको याद रखना होगा अगर शियर स्ट्रेस का अगर वैल्यू निकालने के लिए आई सेक्शन का, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हम बनाएंगे हम अभी। तो एफ जो शियर स्ट्रेस ऑफ आई सेक्शन जो है देखिए लिखा हुआ है क्यूमैक्स इक्वल्स टू F/8I इंटू B/T इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो आई सेक्शन का जो ये जो है डी जो है ये वेब की चौड़ाई है और ये जो डी है ये ब्रेड्थ है फ्लेंज का, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये जो छोटा डी है वो ये बस चौड़ाई है, ठीक है। ये छोटे से चौड़ाई को हम डी बोल रहे हैं, स्मॉल डी। और बड़ा सा जो चौड़ाई है उसे हम एंटायर, इसका जो लेंथ है उसे हम बिगर डी, जो बिग डी जो कैपिटल डी है उससे हम डिनोट कर रहे हैं ये पूरा एंटायर लेंथ को, ठीक है। उसको हम कैपिटल डी से, और ये जो छोटा सा जो चौड़ाई है इसे हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो अब जो है देखिए यहाँ पर आई का भी फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया आपका आई फॉर्मूला। अब देखिए फ्लेंज के लिए अलग है और वेब के लिए अलग है। ये तो एंटायर आई सेक्शन के लिए हो गया। अब फ्लेंज के लिए देखिए फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू F/8I इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये जो डी है ये क्या है, लेंथ है, और ये जो डी है ये डेप्थ है। तो देख सकते हैं, देखिए ये जो डी है ये पूरा लेंथ हो गया, और ये जो छोटा वाला जो चौड़ाई है इसका, इसे हम स्मॉल डी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, छोटे डी को, स्मॉल डी को। ओके, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, स्मॉल डी एंड वेब मतलब कि जो ये देखिए फ्लेंज और वेब मैंने बताया था, ये ऊपर वाले हिस्से को हम फ्लेंज बोलेंगे, बीच वाले हिस्से को हम वेब बोलेंगे, फिर नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, फ्लेंज बोलेंगे। तो इसी प्रकार से हमें चलते जाना है कि सारे सेक्शन को हमें केयरफुली देखते हुए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई जो है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, ये हमने देख लिया था। फॉर फ्लेंज, तो फ्लेंज के लिए Q इक्वल्स टू F/8I इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा हुआ है। एंड वेब, ठीक है, वेब के लिए Q इक्वल्स टू B/T इंटू F/8I इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है टी सेक्शन शियर स्ट्रेस डायग्राम ऑफ दिस फिगर इज सेम एज आई सेक्शन इन दिस फिगर ऑफ टी सेक्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ शियर स्ट्रेस जो है ये आई सेक्शन के लिए वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा टी सेक्शन के लिए भी, क्योंकि टी सेक्शन में भी देखिए आपको एक ठोक जो है, एक जो रहेगा फ्लेंज देखने को मिलेगा और एक जो है वेब देखने को मिलेगा। तो टी सेक्शन के लिए भी जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा शियर स्ट्रेस के लिए। ओके, क्योंकि उसमें भी सेम है, बस अंतर यह है कि आई सेक्शन में 2 फ्लेंज 1 वेब होता है और टी सेक्शन में 1 फ्लेंज 1 वेब होता है। ओके, तो यही चीज है। एल सेक्शन के लिए भी सेम रहेगा, देखिए लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस डायग्राम सेम एज आई सेक्शन सी इन फिगर ड्रॉन बिलो। तो एल सेक्शन के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एल सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा वो इस यहाँ पर रहेगा, हेड के थोड़ा सा नजदीक। तो लिखा हुआ देखिए न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फिगर का भी नाम है देखिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एल सेक्शन। ओके, तो ये चीज हो गया। तो ये एल सेक्शन का भी ये डायग्राम यहाँ पर खत्म होता है। तो इसी प्रकार से ये सब सारी चीज़ों को आप लोग बुक में अपनी कॉपी में आप लोग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो पिछला जो यूनिट था हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, उसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है। तो जितना भी अभी तक के हमारा सिलेबस हो रहा है, जो आने वाला सिलेबस है, तो वो सारी चीज़ों का आप जो है एक अच्छे से सेपरेट कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए। और ये जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं इसको भी कॉपी में अगर बनाते हुए चलेंगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होगा आप लोगों का एंड सेमेस्टर के लिए, मेन एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और अगर इसके फॉर्मूले को भी अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो इसी पर ही आधारित रहते हैं, इन्हीं पर ही पूरे के पूरे डिपेंडेंट रहते हैं, डायग्राम्स पर ही। वहाँ पर भी हम सेम डायग्राम बनाएंगे और ये सब जो फॉर्मूलेज आपको जो देखने को मिल रहे हैं यही सब फॉर्मूलेज वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब फॉर्मूलेज आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, तभी आप वो सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, अन्यथा आप फिर कंफ्यूज होते चले जाएंगे।
ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस को आप नोट करते हुए चलिए। आगे का जो रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टडी करेंगे। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।